गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं अमरेंद्र सर टारगेट क्लास चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं आप लोग के बीच रे ऑप्टिक्स का ही एक पार्ट्स लेकर आया हूं दोस्त, जिसका नाम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और वर्ण क्रम यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में आज समझेंगे दोस्त कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते किसे हैं। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट समझने से पहले सबसे पहले आप ये समझ लें, ये समझें कि प्रिज्म कहते किसे, मतलब डिस्पर्सन ऑफ लाइट की जो घटनाएं हैं वह कौन सा ऐसा यंत्र है जिसके सहारे डिस्पर्सन ऑफ लाइट की घटनाएं होती है। उस यंत्र का नाम क्या है और वह यंत्र बना किसका होता है और उस यंत्र को हम किस प्रकार यूज करें, यानी कैसा उपयोग में लाएं ताकि डिस्पर्सन ऑफ लाइट की घटनाएं हो सके। तो सबसे पहले हम प्रिज्म एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी प्रिज्म एक प्रकार का यंत्र है, ऑप्टिकल ही यंत्र है प्रिज्म, लेकिन यह इसके सहारे किसी वस्तु को देखने का काम नहीं आता, बट इसके सहारे हम श्वेत प्रकाश को 7 अलग अलग रंगों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। ऐसे श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, लेकिन सातों रंगों को अलग करने के लिए एक प्रकार का यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। जिस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है उस यंत्र को हम प्रिज्म कहते हैं। अब समझिए कि प्रिज्म बना किसका होता है। तो प्रिज्म में याद रखें दोस्त कि 100% प्रिज्म ट्रांसपेरेंट होते हैं। प्रिज्म ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक पिक्चर को हम दिखा रहे हैं, इसे आप अच्छी तरह से देखें और समझें। यानी इस रूप में बना हुआ है, जस्ट लाइक समझे दोस्त, यह एक प्रकार का प्रिज्म है। प्रिज्म का डेफिनेशन होता है कि जिसमें 3 आयता। सबसे पहले तो याद रखें प्रिज्म का प्रत्येक सतह 100% ट्रांसपेरेंट होते हैं। प्रिज्म का प्रत्येक सतह 100% ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो यह एक प्रकार का मान लें प्रिज्म है। तो प्रिज्म में टोटल फलक की संख्या कितनी होती है इसके बारे में आप समझें। तो सबसे पहला सतह ये आप देख रहे होंगे, यानी ये आयत जैसा एक ऐसा सतह है आयत। देखें एक भुजा, यानी यहाँ पर 1 2 3 4, और ये एक प्रकार का आयत है। ये सरफेस हुआ, सतह हुआ, और यह एक प्रकार का आयत है। तो पहला आयत, दूसरा आयत, और यहाँ पर देखिए तीसरा आयत। यानी प्रत्येक प्रिज्मी आयत की संख्या 3 होती है और त्रिभुजों की संख्या 1। इधर से देखें ये त्रिभुज लग रहा होगा, यानी ए वाला पार्ट से त्रिभुज 1, और इधर से देखें 2, जिसमें 2 त्रिभुज हो और 3 आयत हो और इस प्रकार का त्रिविमीय आकृति में बना हो। प्रिज्म कैसा होता है तो त्रिविमीय, यानी त्रिविमीय आकार का बना हो, तो यह प्रिज्म कहलाता है दोस्त। तो ये आपका प्रिज्म का डेफिनेशन हुआ। बहुत सिंपल सा याद रखना है दोस्त कि जिसमें 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार सतह से घिरे भाग को प्रिज्म कहते हैं। यानी यह एक प्रकार का प्रिज्म होता है और प्रिज्म को इस रूप में हम रखते हैं, जस्ट लाइक ऐसा आप देख रहे होंगे। इसको आपको दिखाते हैं, इस रूप में प्रिज्म को ऐसे रखा जाता है। अब इस सरफेस से प्रकाश मान के चलें ऐसा है, ये सरफेस पर प्रकाश गई तो इसके जस्ट बगल वाले सरफेस से इस रूप में प्रकाश बाहर की ओर निकल जाती है। एक सरफेस पर प्रकाश पड़ते है और दूसरी सरफेस से बाहर की ओर निकल जाती है, और ये जो निकलने वाली रे होती है, यानी यहाँ वाइट रे डालते हैं तो वहाँ पर 7 रंगों में निकलती है। तो दोस्त याद रखें ये एक प्रकार का प्रिज्म हो गया, यानी इसे क्या कहते हैं तो प्रिज्म कहते हैं। ये एक प्रकार का क्या है प्रिज्म है। प्रिज्म में टोटल सतह कितने होते हैं दोस्त 5। प्रिज्म में टोटल सतह की संख्या 5। त्रिभुज की संख्या कितने होते हैं 2। आयत की संख्या कितने होते हैं 3। प्रत्येक सतह क्या होते हैं तो 100% ट्रांसपेरेंट होते हैं फ्रेंड।
इसकी प्रत्येक सतह, प्रत्येक सरफेस 100% ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं। तो ये आपको बताएं प्रिज्म के बारे में दोस्त। और यही प्रिज्म एक ऐसा यंत्र है जो श्वेत प्रकाश को 7 रंग में ट्रांसफ़र करती है, श्वेत प्रकाश को 7 रंग में विभक्त कर देती है, और इसी का नाम है प्रिज्म। लेकिन जब हम पिक्चर में दिखाएंगे तो पिक्चर में ऐसा 3D में नहीं दिखाएंगे, हमेशा प्रिज्म 2D में दिखाएंगे। जैसा दोस्त यहाँ पर आपका पिक्चर भी बना के दिखाते हैं प्रिज्म कैसा होता है इसके बारे में, यानी पिक्चर से आप समझ लें। यानी पिक्चर यानी प्रिज्म का पिक्चर है वह इस रूप में होगा। प्रिज्म ये ऐसा नहीं रहेगा, मतलब त्रिभुज ऐसा समझें कि प्रिज्म त्रिभुजाकार ट्रायंगल जैसा होता है दोस्त। मान लें प्रिज्म हम जब दिखाएंगे तो थोड़ा सा ये तिरछा हो गया, इसको ऐसे सीधे लाएंगे, यानी इस रूप में दिखाएंगे दोस्त, और ऐसा समझेंगे एक प्रकार का क्या है प्रिज्म है। कभी भी आपको पिक्चर दिखाएंगे तो यही पिक्चर जो अभी पिक्चर यहाँ पर देखें, माउस के लिख कर से दिखा रहे हैं, माउस पॉइंटर, ये पहली भुजा, दूसरी भुजा और ये वाला तीसरी भुजा, यानी यही हो गया दोस्त, इसी का नाम होता है प्रिज्म। जब इसकी एक सरफेस पर प्रकाश आपतित होती है तो यहाँ से दोस्त इस रूप में प्रकाश ऐसे आ रही है, ठीक है। जैसे इसको जाना चाहिए था इस पर, लेकिन जाती नहीं है, बल्कि एयर इधर क्या है दोस्त, तो हवा, इधर क्या हो गया हवा, और ए क्या है तो कांच, ये किसका बना हुआ है तो ए कांच हो गया, इधर कांच हो गया। तो ए जब यानी बिरल से सघन में तो लंब की ओर ऐसे झुक जाती है फ्रेंड, और यहाँ पर जैसे पड़ती है तो एक इधर की ओर ऐसे। लेकिन यदि ए वाइट होता तो ये 7 रंगों में विभाजित कर देता, लेकिन वाइट न रहने की वजह से यह किरणें सिर्फ मुड़ गई है। तो इस रूप में दोस्त याद रखना ऐसा ही बना होता है प्रिज्म। तो एक बात और याद रखेंगे, अब यहाँ से देखें आपको लिखा हुआ है, वहाँ से अब लेकर चलते हैं दोस्त। यहाँ देख रहे हैं एक्सरसाइज का नाम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा वर्णक्रम। कर्सर में पॉइंटर को आप देखेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा वर्णक्रम, डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड स्पेक्ट्रम, इसके बारे में दोस्त। तो यहाँ पर देखें प्रिज्म है, सबसे पहले प्रिज्म का ही परिभाषा है। प्रिज्म का डिफिनेशन होता है तो वैसा पारदर्शी माध्यम, अभी बताएं दोस्त, प्रिज्म 100% कैसे होते हैं तो ट्रांसपेरेंट होते हैं। वैसा पारदर्शी माध्यम जिसमें 2 त्रिभुजाकार सतह और 3 आयताकार सतह होते हैं उसे प्रिज्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्त, प्रिज्म कहते हैं। जिसमें कितना, तो यहाँ पर देखें 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार, मतलब टोटल सरफेस की संख्या कितना होता है दोस्तों, 5। अभी बता रहे थे, यानी प्रिज्म में कुल सतह की संख्या कितने होते हैं तो 5 होते हैं। तो ये प्रिज्म में कुल सतह की संख्या 5 हो गया फ्रेंड। अब आगे चलते हैं, यानी प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, प्रिज्म एंगल किसे कहते हैं, या इसे अपवर्तक कोण भी लिखा हुआ रहेगा। एनसीईआरटी का बुक जब देखेंगे तो वहाँ प्रिज्म कोण जहाँ आपको लिख रहे हैं वहाँ पर अपवर्तक कोण लिखा हुआ रहेगा। तो अपवर्तक कोण या तो प्रिज्म कोण दोनों सेम चीज़ है दोस्त। तो अपवर्तक कोण किसे कहते हैं, अपवर्तक कोण को एक बार हम फिर से समझाना चाह रहे हैं। आप अपवर्तक कोण के बारे में समझेंगे कि अपवर्तक कोण होता क्या है या अपवर्तक कोण कहते किसे, इसके बारे में समझ लेंगे कि अपवर्तक कोण की डिफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्त अपवर्तक कोण आपको बता रहे थे,
अपवर्तक कोण का परिभाषा है कि दो अपवर्तक सतह के बीच जो कोण बनता है उस कोण का नाम होता है अपवर्तक कोण। उस कोण को कहते हैं अपवर्तक कोण। यानी यानी यहाँ पर देखें, आपको पिक्चर बनाते हैं, यानी अपवर्तक कोण के लिए या यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। देखें अपवर्तक कोण किसे कहते हैं इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पर मान लें इस रूप में ए एक प्रकार का प्रिज्म है। ऐसा मतलब आपको पिक्चर बना के बता रहे हैं। ए एक प्रकार का प्रिज्म है। पहली भुजा, दूसरी भुजा और ए क्या, तीसरी भुजा। 3 भुजा हो गया। ट्रायंगल से बताएं। इधर से प्रकाश आती है, आने वाली प्रकाश यहाँ से ऐसे विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है यहाँ पर, और यहाँ से ऐसे बाहर की ओर निकल जाती है। दोस्त ये पहला अपवर्तक सतह हो गया और ए वाला दूसरा अपवर्तक सतह हो गया। ठीक है, पहला अपवर्तक और दूसरी अपवर्तक। इन दोनों के बीच में यहाँ पर देखें एक प्रकार का कोण बन रहा है। यहाँ पर देखें एक प्रकार का क्या है, कोण है। इस कोण का नाम है प्रिज्म कोण और प्रिज्म कोण को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। प्रिज्म कोण को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, तो कैपिटल ए से डिनोट किए हैं फ्रेंड। और प्रिज्म कोण के जो सामने वाली भुजा होती है, ये भुजा देख रहे होंगे, प्रिज्म कोण के सामने वाली भुजा, तीर के निशान से आपको दिखाना चाह रहे हैं। प्रिज्म कोण के सामने वाली जो भुजा होती है यह कहलाता है आधार। इसका नाम क्या है दोस्त, तो इसे कहते हैं आधार। प्रिज्म के सामने वाली जो भुजा होती है इस भुजा का नाम है प्रिज्म का आधार। इसे बेस कहते हैं दोस्त। ऐसा एक प्रिज्म था। ये जिस सरफेस की ओर हम रखते हैं, यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऐसे हमने रखा, तो जहाँ पर वस्तुओं को रखते हैं तो ये जो वाला देख रहे हैं पार्ट्स, इसी का नाम है बेस या आधार। तो दो अपवर्तक सतह के बीच में जो कोण बनता है उस कोण का नाम होता है प्रिज्म कोण। और जो प्रिज्म कोण के सामने वाली भुजा होती है उस भुजा का नाम होता है बेस या आधार। इसे क्या कहते हैं, तो आधार कहते हैं। सबको समझ में आया या नहीं? यदि आया तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखें और यदि नहीं आया तो नो लिखें दोस्त। इस रूप में आपको हम अपना जानते संतुष्ट आपको करना चाह रहे हैं। किसी रूप में आप अच्छी तरह से वीडियो को देखें तब आपको समझ में आएगा। बहुत हार्ड नहीं, बहुत ईजी है दोस्त। लेकिन हाँ, किसी भी थ्योरी को समझने के लिए बेस को समझना अनिवार्य होता है। जब तक उसका बेस फिजिक्स क्या है, बेस है, बेसिक है। यदि आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो फिजिक्स में प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन यदि आपका बेसिक कंप्लीट है तो कभी भी इसमें आपका प्रॉब्लम नहीं आ सकता है दोस्त। तो एक बार फिर से समझें, यानी कलर को यहाँ पर चेंज करके भी आपको हम दिखाना चाहते हैं। इस रूप में मान के चलिए। नेक्स्ट दूसरे कलर से आपको प्रिज्म एक बार फिर से इसका वर्णन करना चाह रहे हैं। इसके बारे में यहाँ पर आप देख लें। ए वाला पहली भुजा हो गया, ए वाला पहली भुजा एक हो गया। यहाँ पर देखें कलर नहीं ढंग से आ रहा है। यहाँ पर देखें ये पहली भुजा हो गया। ठीक है दोस्त, अपवर्तक सतह। ये दूसरा अपवर्तक सतह हुआ। ए वाला बेस हुआ। तो ये क्यों अपवर्तक है, क्योंकि ए प्रकाश आ रही है और यहाँ आने के बाद इससे प्रकाश निकल रही है। तो ए आने वाला का नाम आपतित किरण और निकलने वाला का नाम निर्गत किरण। ठीक है, इंसुलेटर ले आपतित किरण और ए वाला हो गया निर्गत कोण, निर्गत किरण। इसके बीच में जो कोण बन रहा है दोस्त, ए वाला, इस कोण का नाम होता है प्रिज्म कोण और प्रिज्म कोण के सामने वाला भुजा का नाम होता है आधार। इसे बेस कहते हैं फ्रेंड। तो इतना तक के आपको बताएं। अब नेक्स्ट आगे लेकर के चलते हैं फ्रेंड। यानी यहाँ पर देखें, इसको समझा रहे हैं प्रिज्म कोण। दो अपवर्तक सतह के बीच बना कोण का नाम प्रिज्म कोण, इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। अभी बताएं। बेस के बारे में बताएं फ्रेंड। प्रिज्म कोण के सामने वाला भुजा प्रिज्म का आधार कहलाता है। देख रहे हैं प्रिज्म कोण है और एक सामने वाली जो भुजा है इस भुजा का नाम आधार होता है।
इस भुजा का नाम आधार होता है। अब समझेंगे फ्रेंड यानी विचलन डिवीजन एंगल के बारे में कि विचलन कोण किसे कहते हैं। विचलन कोण का डेफिनेशन क्या है। विचलन का मतलब ही होता है, यहाँ पर देख रहे होंगे टॉपिक का नाम है विचलन कोण। विचलन का मतलब ही होता है कि जिससे जितनी प्रकाश मुड़ जाती है या झुक जाती है, जितना प्रकाश झुक रही, जैसे मान लिया ऐसे जा रही थी, ठीक है, ऐसे झुक गई, इतना से झुकाव हो गया, तो जितना से जैसे ए स्टेट में जा रही थी, ठीक है, ऐसे और ऐसे मुड़ गया, यानी जिससे झुकाव, जितनी झुकाव हुआ, यह झुकाव ही कहलाता है विचलन कोण। मतलब आपतित किरणें में जितनी झुकाव हो जाए, यह झुकाव का नाम विचलन कोण। अच्छी तरह से देखें दोस्त, पिक्चर से समझें। मान लें कि इस रूप में ए आपका प्रिज्म है, ठीक है फ्रेंड, ए आपका क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। एक बार फिर से चलते हैं प्रिज्म के बारे में। यानी मान लें कि ऐसा ये आपको पिक्चर जो डायग्राम खींच रहे हैं, यानी इसको आप मान लें प्रिज्म है, एक भुजा, दो भुजा और ये तीन भुजा। यानी इसी को आप प्रिज्म थोड़ा सा और बड़ा साइज में बनाते हैं फिर ऐसा बना दिए। ए वाला क्या हो गया, तो एक प्रिज्म, ए वाला मुंह आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। यानी इस रूप में मान लें यह एक प्रकार का क्या हो गया, तो यह एक प्रकार का प्रिज्म हो गया। ठीक है फ्रेंड, ए एक प्रकार का क्या है, तो प्रिज्म है, तो यह एक प्रकार का प्रिज्म हो गया। और इस कोण का नाम तो प्रिज्म कोण हो गया। अब देखें इधर से प्रकाश किरण ऐसे आपतित होती है, ये आने वाली प्रकाश किरण हुआ, इसे जाना चाहिए था डॉट डॉट से इस पर, जाना चाहिए था डॉट डॉट से इस पर। क्लियर पिक्चर नहीं बन रहा है, तो फिर से हम बनाने का कोशिश करते हैं पिक्चर यहाँ से। ट्रायंगल नॉर्मल ही बनाना पड़ेगा। देखें फिर से कोशिश करते हैं सीधा खींचने का। ए मान लें प्रिज्म हो गया, ऊपर वाला कोण प्रिज्म कोण हो गया, इस कोण का नाम प्रिज्म कोण। यहाँ से इस रूप में प्रकाश ऐसे जा रही है फ्रेंड, ए इस रूप में प्रकाश जाती है, यानी ए जाने वाली प्रकाश किरण हो गया, यानी ए प्रकाश ऐसे जा रही है। तो होता क्या है दोस्त, जाने वाली जैसे ही प्रकाश किरण जाती है, तो इसे जाना चाहिए था ऐसे डॉट डॉट से ऐसे सामने, ये डॉट डॉट से दिखा रहे हैं फ्रेंड, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जाती नहीं है। क्यों, इसका रीज़न है नहीं जाने का कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में प्रकाश जाती है, एक माध्यम से पहला हवा, ये वाला हवा है और ये वाला कांच है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब प्रकाश जाती है तो विरल से सघन में जाने पर लंब की ओर झुकती है दोस्त। ए वाला एयर है और ए वाला ग्लास है, कांच का बना प्रिज्म है, तो एयर और ग्लास, एयर विरल और ग्लास सघन, आप लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्त। तो ऐसे जैसे जाना चाहिए था, एक किरणें ऐसे जाकर मुड़ जाती है और जैसे ये सरफेस पर पड़ती है फ्रेंड, जैसे ही किरणें यानी इस रूप में माने सरफेस पर पड़ती है, तो इससे पर भी हमने इस रूप में सबसे पहले तो नॉर्मल खींच देंगे, यानी ये नॉर्मल हो गया, लंब है तो लंब की ओर झुकती है। ठीक है, लंब की ओर झुकती है। यहाँ पर भी आप नॉर्मल खींच दें, ये नॉर्मल रेखा है, लंब है,
तो जाना चाहिए था ऐसे इस पर डॉट लाइन पर, लेकिन जाती नहीं है। जब प्रकाश सघन से विरल तो लंब से दूर, ये किरणें ऐसे मुड़ जाती है फ्रेंड, यानी ऐसे चल जाती है। अब यही इस किरण का नाम निर्गत किरण, इसका नाम क्या होता है दोस्त? निर्गत किरण। अब होता क्या है, आपतित किरण के आगे की ओर और निर्गत किरण को पीछे की ओर, ये पीछे की ओर बढ़ाएं तो यहाँ पर देखें एक प्रकार का छोटा सा कोण बनेगा। यहाँ पर देखें, थोड़ा सा इसको हम मिटा देना चाहते हैं ताकि आप स्पष्ट इसको देख सकें, यानी इस रूप में। इधर थोड़ा सा आपको मिटा दिए हैं। तो हुआ क्या जे समझे, यहाँ पर एक छोटा सा एक कोण बना, देख रहे हैं कोण, इसे डेल्टा कहते हैं फ्रेंड। यह विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण का परिभाषा है फ्रेंड, कर्सर से देखें, आपतित किरण के आगे की ओर, इस रूप में आपतित किरण के आगे की ओर और निर्गत किरण के पीछे की ओर बढ़ाने से जो देख रहे हैं कोण, यानी यही जो छोटी सी कोण होती है, इस कोण का नाम होता है विचलन कोण। इसे क्या कहते हैं फ्रेंड? तो विचलन कोण कहते हैं। इस कोण का ही नाम है विचलन कोण, डिवीजन एंगल। अब दोस्त आपका पिक्चर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उस पिक्चर से आपको बताना चाहते हैं कैसे यहाँ डायग्राम खींच के बताएं। अब यहाँ पर देखें, आपको यहाँ से भी बताना चाह रहे हैं कि किस रूप में विचलन कोण होता है। विचलन कोण है डिवीजन एंगल, इसका परिभाषा है कि आपतित किरण के आगे की ओर, यहाँ पर देखें ए आपतित किरण लिखा हुआ दिख रहा होगा, ए आपतित किरण, और ए फ्रेंड निर्गत किरण। निर्गत किरण जिस मीडियम से प्रकाश प्रवेश करे उसी मीडियम में प्रकाश पुनः वापस निकल जाए, जैसे एयर था और एयर में ही निकल रही है, इस किरण का नाम कौन सा किरण? तो निर्गत किरण। इस किरण को कौन किरण? निर्गत किरण। तो आपतित किरण को, आने वाली किरण को, ये देख रहे हैं इसको डॉट डॉट से इधर की ओर बढ़ाया हमने। आपतित किरण को आगे की ओर, आपतित किरण को आगे की ओर, इस रूप में आप कह सकते हैं। आपतित किरण को ये जो देख रहे हैं, ये डॉट लाइन से आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये डॉट डॉट से आगे की ओर बढ़ाएं, ठीक है, देख रहे होंगे। आपतित किरण को आगे की ओर, ये निर्गत किरण है। निर्गत किरण को क्या करेंगे? पीछे की ओर। तो यहाँ पर इसको डॉट डॉट से देखिए पीछे की ओर हम बढ़ा रहे हैं। निर्गत किरण को पीछे की ओर ये डॉट डॉट से जा रही है, और जैसे जिस बिंदु पर मिलती है और यहाँ पर एक छोटा सा कोण बनता है, जो देख रहे हैं ये छोटा सा कोण, यानी ये एक प्रकार का कोण बना, इस कोण को ही कहते हैं फ्रेंड, इसका नाम है विचलन कोण। इसे डिनोट करते हैं डेल्टा से। यह कोण का कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है फ्रेंड। तो इसे ही कहते हैं विचलन कोण। ए वाला किरण है, जो ए वाला की डायरेक्ट ऐसे खींचा गया है, इस किरण का नाम है निर्गत किरण। ए जो आ रही है, इस किरण का नाम है फ्रेंड आपतित किरण। ए किरण का नाम आपतित, ए निर्गत किरण। तो ए जो छोटी सी कोण बनती है, इस कोण को विचलन कोण। ये अति महत्वपूर्ण है टॉपिक दोस्त। विचलन कोण से रिलेटेड बहुत सारे ऐसा कोई कैर क्वेश्चन है जो आपको आएंगे, यहाँ पर ये विचलन कोण के बारे में समझें। तो अब यहाँ पर ये भी समझ लें, ए वाला कोण का नाम आपतन कोण हो जाएगा। आपतित किरण, ये आने वाले किरण का नाम आपतित किरण, और लंब के बीच आपतन कोण। ये अपवर्तित किरण, ये वाला अपवर्तित किरण, और ये लंब है, इस कोण का नाम अपवर्तन कोण। ये कोण अपवर्तन कोण, और ये भी कोण का नाम अपवर्तन कोण, चूंकि अपवर्तित किरण और लंब के बीच तो अपवर्तन। तो I1 R1 R2, ठीक है, I1 R1 R2, और ए भी यह निर्गत किरण, और यहाँ पर लंब है, तो इसे निर्गत कोण कहते हैं फ्रेंड। इसका नाम क्या है? निर्गत कोण। इसे कहते हैं निर्गत कोण। तो निर्गत कोण, इसे चाहे तो ई से भी स्मॉल, कहूँ बुक में स्मॉल ई से डिनोट किया हुआ रहता है, और कहूँ I2 से भी रहता है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, ई से भी या तो I2 से भी कर सकते हैं। तो ए वाला फ्रेंड हुआ पिक्चर, यानी विचलन के बारे में। इसे डिनोट किससे करते हैं? तो इसे डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है फ्रेंड। इसे डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। डिनोट तो डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। आने वाली किरण ए वाला क्या हो गया? तो इस किरण का नाम है आपतित। उसी माध्यम में निकलती है, तो इस किरण का नाम क्या होता है फ्रेंड? तो निर्गत। इसका नाम निर्गत।
तो ए आपका बताएं विचलन, डिवीजन एंगल के बारे में, विचलन कोण। अब फ्रेंड आगे आपको लेकर के चलते हैं, यानी इससे जस्ट मतलब आगे क्या है जो, यानी एक होता है न्यूनतम विचलन की अवस्था। तो न्यूनतम विचलन की अवस्था ये आप देख रहे होंगे, इसके बारे में आपको आगे समझाएंगे कि न्यूनतम विचलन की अवस्था केस ऑफ मिनिमम डेरिवेशन क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, या इसी में इसके अगले बार में समझाएंगे। इससे पहले आप समझ लें कि विचलन कोण का मान किन किन कारक पर निर्भर करता है। विचलन कोण का मान किन किन कारक पर, विचलन कोण का मान किन किन कारक पर निर्भर करते हैं, इसके बारे में समझेंगे फ्रेंड। तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि विचलन कोण का मान किन किन कारक पर निर्भर करता है। विचलन कोण ये समझ लिए कि विचलन कोण कहते किसे। अब ये समझ लें कि विचलन कोण का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला फ्रेंड, विचलन कोण का मान प्रिज्म के पदार्थ के आवर्तनांक पर। एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड कि डेल्टा एम बराबर, दोस्त एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखें डेल्टा एम बराबर, यानी ए आपका एक फॉर्मूला हो गया। डेल्टा जो आपको बॉक्स से घेर रहे हैं, ये समझिए कि एक प्रकार का फॉर्मूला है। डेल्टा एम बराबर ए इंटू एन माइनस वन। ए क्या होता है फ्रेंड, तो ए होता है प्रिज्म कोण। ए को कहते हैं प्रिज्म कोण, एन को कहते हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ए का नाम होता है प्रिज्म कोण, इसका नाम होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक मतलब किसका बना हुआ है, जैसे कांच का बना हुआ है, पानी का बना हुआ है, रबर प्लास्टिक, मतलब जितनी प्रकार का ट्रांसपेरेंट होते हैं वह सभी की बनाई जा सकती है। तो यह बना किसका होता है, इसके बारे में दोस्त। तो डेल्टा एम बराबर ए इंटू एन माइनस वन, ए फार्मूला को सत्यापन करके बताएंगे फ्रेंड। अभी फ़िलहाल आपको यहाँ से किन किन कारक पर निर्भर करते हैं इसके बारे में आपको बता रहे हैं। इसके बारे में आप पहले थोड़ी पॉइंट है, इस पॉइंट को पहले समझ लेंगे फ्रेंड। क्या होता क्या है, या कहते कि मतलब किन किन कारक पर निर्भर करता है। ये तो आप समझ गए कि विचलन कोण क्या होता है। तो आपतित किरण के आगे और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जो छोटा सा कोण बने, या तो सिंपल कर सकते हैं, दूसरी तरह से परिभाषा दे सकते हैं कि अपवर्तन, जब प्रिज्म से अपवर्तन की घटना होती है फ्रेंड, तो किरण कितना झुकता है, किरण नीचे की ओर जो किरणें में झुकाव होती है वह झुकाव कितना होता है। जो झुकाव होगा यही झुकाव कहलाता है, यानी विचलन कोण कहलाता है फ्रेंड। तो अब यहाँ पर समझिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, फॉर्मूला है एन है, कहने का अर्थ है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बढ़ने से दोस्त याद रखना है कि विचलन कोण का मान भी बढ़ता है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, ए वाला, आप इसको समझिए। एरो का चिन्ह दिया हुआ है ऊपर ऊपर के, मतलब जब म्यू का मान बढ़ेगा तो डेल्टा का मान भी बढ़ेगा। यहाँ देखिए मिट रहा है, इसको समझें। म्यू का मान बढ़ेगा, ये देख रहे होंगे, म्यू का मान बढ़ेगा तो डेल्टा का मान भी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक बढ़ने से दोस्त डेल्टा का मान बढ़ता है। प्रिज्म के पदार्थ का मान बढ़ने से विचलन कोण का मान बढ़ जाता है। जैसे प्रिज्म के पदार्थ, जैसे माने पानी का है और कांच का हो गया, तो पानी से कांच हुआ तो पानी का अपवर्तनांक 1.3 होता है, और कांच का फ्रेंड पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है पानी के लिए दोस्त, और कांच के लिए होता है फ्रेंड, यानी कांच के लिए यानी 1.5 होता है फ्रेंड, यानी इसके लिए 1.5। आप बताएं फ्रेंड, म्यू का मान पहले 1.33 था, अब 1.5 हो गया। आप बताओ बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो आपका राइट आंसर है बढ़ रहा है सर। अब बढ़ रहा है तो बताओ, जब म्यू का मान बढ़ रहा है तो डेल्टा का मान क्या होगा, तो डेल्टा का मान भी सर बढ़ेगा, डेल्टा का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि म्यू का मान बढ़ता है तो साथ में डेल्टा का मान भी बढ़ता है। यहाँ से भी है दोस्त कि डेल्टा एम बराबर म्यू, म्यू समानुपाती होता है, बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है फ्रेंड। तो ये आपको बताएं, पहला नंबर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन, मतलब आप लास्ट वाला पॉइंट को समझा दें, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर।
अब दोस्त समझिए फर्स्ट पॉइंट, प्रिज्म के अपवर्तक कोण पर, यहाँ पर देख रहे हो फ्रेंड, यानी अपवर्तक कोण ए क्या है, अपवर्तक कोण है, तो डेल्टा बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, समानुपाती तो ये है, इतना को कांस्टेंट कर दें तो समानुपाती लिख देते हैं। तो डेल्टा एम का मान बढ़ने से ए का मान बढ़ेगा, डेल्टा एम के मान बढ़ने से ए का मान बढ़ेगा, और डेल्टा एम के मान घटने से ए का मान भी घटेगा। यानी यह जो डिपेंड है वह प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है, या इसे अपवर्तक कोण कहते हैं फ्रेंड। बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में काम करेगा फ्रेंड, ऑब्जेक्टिव के लिए दोस्त अति महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये आप याद रखें, डेल्टा एम का मान बढ़ा दें तो ए का मान बढ़ेगा, या ए का मान बढ़ा दें तो डेल्टा एम यहाँ पर देखें लिखे हैं ऊपर, तीर के निशान ऊपर की ओर, इसमें तो इसमें भी तीर के निशान ऊपर की ओर, मतलब यानी डेल्टा यहाँ देख रहे हैं कि ए का मान बढ़ने से डेल्टा का मान भी बढ़ता है, मतलब विचलन कोण का मान बढ़ता है कब, जब ए का मान बढ़ेगा। यानी ए का मान जितने ज़्यादा होगा डेल्टा का मान उतना ही ज़्यादा होती है, और ए का मान जितना कम होता है डेल्टा का मान उतना ही कम होती है फ्रेंड। तो आप देखें नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे, थर्ड नंबर है प्रिज्म के आपतित किरण के, प्रिज्म पर यहाँ पर होना चाहिए था, प्रिज्म पर आपतित किरण के रंग पर, यानी प्रिज्म पर जो आपतित प्रकाश किरण होती है उसका रंग, जैसे हम पढ़ चुके हैं, यानी विबजियोर, यानी कह सकते हैं ऐसे बैजानी या पिनाला हिंदी में कहते हैं, यानी 7 श्वेत प्रकाश 7 रंग का मिश्रण है। सर्वप्रथम न्यूटन ने बताए थे, न्यूटन का दिया हुआ थ्योरी के अनुसार पता चलता है श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण होता है फ्रेंड, जिसमें सबसे ऊपर में रेड होता है और सबसे नीचे में वायलेट होता है। यानी ऊपर में यदि कहा जाए तो ऊपर में कौन सा रंग होता है, तो ऊपर में लाल बताना है दोस्त, ऊपर में कौन सा रंग होता है तो लाल होता है, और सबसे नीचे में कौन दोस्त होता है तो बैगनी, सबसे नीचे में बैगनी होता है। तो सबसे नीचे का कलर जो होता है वह कैसा, तो आंसर बताना है, सबसे नीचे का जो कलर है वह बैगनी होता है। तो याद रखना है फ्रेंड, यहाँ पर ऊपर में रेड और नीचे में वायलेट बैगनी है, तो रंग पर कैसा निर्भर करता है, तो याद रखना दोस्त कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा विचलन सबसे कम होती है। डेल्टा देख रहे हैं, यानी ऊपर तीर तो नीचे की ओर तीर, मतलब हुआ कि ए डेल्टा का मान ज़्यादा होगा तो विचलन कोण कम होगा फ्रेंड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग का होता है, तो आंसर बताना है सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी का और सबसे कम विचलन लाल का। क्यों? क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा 7800 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स, और बैगनी का जो तरंगदैर्घ्य होते हैं दोस्त वह 3900 एंगस्ट्रॉम होते हैं। बैगनी का तरंगदैर्घ्य होता है वह 3900 एंगस्ट्रॉम और लाल का तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका मतलब है कि यहाँ से देखें डेल्टा का मान बढ़ने पर लैम्डा का मान बढ़ने पर डेल्टा का मान घट जाता है। आपसे एग्जाम में एकदम श्योर क्वेश्चन ऐसा आता है कि किस रंगों का विचलन सबसे ज़्यादा होता है दोस्त, तो बैगनी। क्यों? बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम उसकी विचलन सबसे ज़्यादा, और जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा उसकी विचलन सबसे कम होती है। मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है, लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती 1/डेल्टा, यानी डेल्टा बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, लैम्डा घटेगा तो डेल्टा बढ़ेगा दोस्त। तो ये आपको याद रखना है दूसरा नंबर। अब तीसरा पॉइंट को समझेंगे फ्रेंड, यहाँ इतना क्लीन पहले कर देते हैं। अब यहाँ पर समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ये समझिए तीसरा नंबर का पॉइंट कहता है आपतन कोण के मान पर, आपतन कोण के मान के मतलब हुआ दोस्त कि ए, जैसे मान के चलें आपतन कोण का मान का मतलब हुआ कि ऐसा मान के चलें ए वाला प्रिज्म है, ये आने वाली किरण है, यहाँ पर हमने लंब डाल दिया, नॉर्मल डालें, तो नॉर्मल और आपतित किरण के बीच यहाँ पर देख रहे होंगे फ्रेंड, जितना जो कोण बनता है, ये जो देख रहे हैं
यही कोण कहलाता है आई। इसे आपतन इंसुलेटेड एंगल आपतन कोण कहते हैं। इंसुलेटेड एंगल मतलब आपतन कोण कहते हैं। यह कोण क्या कहलाता है? तो आई कहलाता है। दोस्त यह बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है। आपतन कोण के मान याद रखना है। आपतन कोण को समझने के लिए इस ग्राफ को आपको समझना होगा दोस्त। यानी ये आपका ऐसा एक नॉर्मल ग्राफ खींचा हुआ है, इस ग्राफ को आपको समझना होगा फ्रेंड। इसमें क्या है, इसमें डेल्टा, यहाँ पर ग्राफ में डेल्टा है, इधर क्या है तो आई है। आई का मान बढ़ता है तो डेल्टा का मान भी बढ़ता है, देख रहे होंगे। सॉरी, यहाँ पर ऊपर बढ़ता है तो नीचे घटता है। आई का मान बढ़ने से यहाँ घट रहा है, घटते 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 यहाँ पर सबसे नॉर्मल हो गया, ठीक है। और इसके बाद एक इस ऊपर देखो बढ़ भी रहा है, मतलब इसका कोई एक जो पॉइंट होता है, आई का एक वैल्यू ऐसा होता है, उस वैल्यू पर डेल्टा का मान सबसे कम होता है दोस्त। आई का मात्र एक ही कोई ऐसा मान है जिस मान पर इसका मान कम न तो आई का मान बढ़ने से डेल्टा का मान बढ़ता है। यहाँ से देखें, इधर की ओर बढ़ रहा है दोस्त, इधर की ओर भी तो बढ़ रहा है, मतलब इसको ऐसा भी, और क्लीन करके एक बार देखें, यहाँ से देखें, ऐसा इसको ग्राफ देख रहे हैं तो देखें आई का मान बढ़ने से डेल्टा का मान बढ़ता है, फिर आई का मान बढ़ने से डेल्टा का मान बढ़ा, और यहाँ पर बढ़ते मतलब यहाँ पर सॉरी, यहाँ आई का मान घट रहा है, डेल्टा का मान बढ़ने से आई का मान घट रहा है, तो घटते 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 यहाँ पर सबसे मिनिमम आया, और एक बाद यह बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब इसमें घटती भी है और बढ़ती भी है, ग्राफ से पता चल रहा होगा, घटती भी है और बढ़ती भी है। यहाँ तक कि घटते उसके बाद बढ़ गई, मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर आई का सबसे न्यूनतम वैल्यू होती है, और वह वैल्यू कहलाता है डेल्टा, मिनिमम विचलन, या इसे कहते हैं न्यूनतम विचलन। इसी का नाम है, यहाँ पर देखें दोस्त, न्यूनतम विचलन की अवस्था, कहने का मतलब वो वैसी स्थिति जिसमें I1 I2 के बराबर, R1 R2 के बराबर हो, तो इस केस का नाम है मिनिमम डिवीजन, यानी न्यूनतम विचलन की अवस्था कहते हैं फ्रेंड। यानी यही जो अवस्था है वह न्यूनतम विचलन की अवस्था कहलाता है। सबसे कम से कम इसमें पहले घटता है और फिर क्या है, बढ़ता है, लेकिन एक वैल्यू पर एकर मान न्यूनतम होता है, और इस वैल्यू पर I1 R1 के बराबर, R1 R2 के बराबर होता है, और डेल्टा बराबर डेल्टा M होता है। इसे मिनिमम विचलन कहते हैं। मात्र एक ऐसा वैल्यू होता है, जैसे 30 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, ऐसा बहुत सारा वैल्यू है, जिसमें कोई एक ऐसी वैल्यू होती है, उस वैल्यू पर डेल्टा का मान सबसे न्यूनतम होती है, और जिस बिंदु पर सबसे न्यूनतम होगी उस बिंदु पर याद रखना I1 I2 बराबर होंगे, R1 R2 बराबर होंगे, अन्यथा किसी भी पॉइंट पर ये सब आपस में बराबर नहीं होते हैं फ्रेंड। तो ये दोस्त आपको यहाँ तक बताएं मिनिमम विचलन। ये मिनिमम विचलन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी न्यूनतम विचलन, मिनिमम डिवीजन एंगल, यानी वैसी अवस्था जिसमें, यानी प्रत्येक में एक ही एक ऐसी अवस्था होती है, ऐसा ग्राफ नहीं होता है दोस्त। इस रूप में यदि ग्राफ होता तो हम कहते हैं कि ये जो पर न्यूनतम है यहाँ पर भी न्यूनतम है, लेकिन ऐसा ग्राफ नहीं है। इसका ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब है कि मात्र एक ही वो ऐसा बिंदु है जहाँ पर एकर मान न्यूनतम है, और 10 को ऐसा कोई बिंदु नहीं मिलता है, यानी परवल आकार जैसा उठ जाता है, यानी घटा घटते 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 एकाएक बढ़ा ऊपर की ओर। तो ये सबसे न्यूनतम बिंदु पर I1 याद रखना है फ्रेंड कि I1 किसके बराबर, तो I2 के, और R1 किसके बराबर, तो R2 के। I1 बराबर I2, R1 बराबर R2, इस अवस्था का नाम होता है न्यूनतम विचलन की अवस्था दोस्त। तो यहाँ तक ही आज आपका टॉपिक समाप्त करते हैं फ्रेंड। इतना अच्छी तरह से वीडियो लेक्चर को आप देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एक अति महत्वपूर्ण 2018 का पूछा हुआ सवाल है दोस्त, उसको आपके बीच लेकर आएंगे। उसमें एक फार्मूला सिद्ध करना नेक्स्ट ईयर में भी आने की संभावना है दोस्त, इसीलिए उस टॉपिक को समझने के लिए समझाएंगे अच्छी तरह से, और उसे समझने के लिए पीछे का जो लेक्चर है आपको दे रहे हैं, इसे अच्छी तरह से देखना और समझना जरूरी है। एक बात और दोस्त, यदि मतलब वीडियो में जो समझाए हैं यदि इसे आप लिख नहीं पाएंगे तो टेलीग्राम पर एक लिंक आपको है, या तो लिख सकते हैं कि नंबर 1 टारगेट क्लास, टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आ जाएगा,
और वहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे, उसमें जितना भी लेक्चर है वह सारा अवेलेबल है, यानी टेलीग्राम पर। और वीडियो भी अवेलेबल है, वहाँ पर पीडीएफ भी अवेलेबल है। पीडीएफ से लिखना आपको आसान हो जाएगा दोस्त। ऐसी वीडियो भी मतलब रोक करके आप लिख सकते हैं, अन्यथा वहाँ से लिखना और बहुत ही आसान है, तो वहाँ से भी लिख सकते हैं फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।